हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजय नर्सिंग क्लासेस। सैम्पलिंग के जो टेक्निक्स थी, मेथड्स थे, वो अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किए। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन और सैंपल साइज एस्टिमेशन। सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी रिसर्च जब आप करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैंपल साइज, जितनी सैंपल साइज ज़्यादा होती है उतनी रिलायबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है, उतने ही एरर के चांसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। सैंपल साइज और जो एरर हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स सैंपल साइज बढ़ेगी तो एरर हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर सैंपल साइज कम होती है तो एरर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सैंपल साइज कितनी जो साइज है वो एप्रोप्रिएट साइज है, क्योंकि अगर आप सैंपल साइज कम ले लेंगे तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर आप सैंपल साइज है वो बहुत बड़ी ले लेंगे तो स्टडी वो टू लेंथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए एक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टडी के लिए। तो सैंपल साइज कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास मेनली दो स्टडी होती है, एक तो क्वालिटेटिव स्टडी होती है और दूसरी कौन सी अप्रोच होती है? क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। अगर क्वालिटेटिव अप्रोच है तो उसके अंदर जो सैंपल साइज होती है वो कभी फिक्स नहीं होती। जैसा कि हम प्रीवियस सेशन में भी देख चुके थे कि सैंपल साइज कभी फिक्स नहीं होती है। सैंपल्स होते हैं टिल डेटा सैचुरेशन तक, जब तक डेटा वापस रिपीट नहीं हो तब तक हम डेटा कलेक्शन करते हैं। रिपीटेड एंट्री होती है फील्ड के अंदर, डेटा कलेक्शन किया जाता है। ओके, जबकि क्वांटिटेटिव स्टडी होती है तो हम उसमें सैंपल साइज पहले से फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? सैंपल साइज पहले से फिक्स करते हैं कि कितना सैंपल हमें लेना है, क्या सैंपल साइज हमें रखनी है। तो इसीलिए जो क्वांटिटेटिव स्टडीज होती है उनके अंदर सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्या सैंपल साइज आप रखेंगे। ठीक है, तो सैंपल साइज कैसे डिटर्मिनेट करते हैं? देखिए, सैंपल साइज को डिटर्मिनेट करने के 4 मेथड्स होते हैं मेनली। पहला जो होता है उसको कहते हैं थंब रूल। क्या बोलते हैं उसको? वो जो मेथड है वो क्या कहलाता है? आपका थंब रूल मेथड। ठीक, राइट, थंब रूल है ना। पहला जो मेथड है वो कौन सा है? थंब रूल। दूसरा जो है वो यूजिंग टेबल, किसी टेबल को यूज करके। तीसरा हम कंप्यूटर को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। और चौथा जो होता है वो कहलाता है पावर एनालिसिस मेथड। ठीक है, चौथा कौन सा होता है? पावर एनालिसिस। पहला थंब रूल, दूसरा यूजिंग टेबल, तीसरा यूजिंग कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर, एंड चौथा पावर एनालिसिस। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? वो थंब रूल होता है। थंब रूल जो मेथड होता है वो जो मेथड है कैसा है? ये जो मेथड होता है ये आपके नॉट साइंटिफिक मेथड, ये एक, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है ना। तो इसमें होता है लैक ऑफ साइंटिफिक बेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो लैक ऑफ साइंटिफिक बेसिस होता है। इसमें कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं होता है। पहली चीज इस थंब रूल मेथड में क्या होता है? इसके अंदर लैक ऑफ साइंटिफिक। इसमें एक रूल बना हुआ है कि इस टाइप की स्टडी तो इतने लगभग ले लीजिएगा। अगर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो उसमें कितना लेना है? अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है और लार्ज स्टडी है तो आप 300 सैंपल से लीजिए। अगर वो मीडियम स्टडी है तो उसमें 100 सैंपल्स ले लीजिए। अगर वो स्मॉल स्टडी है तो इसमें 30 सैंपल्स लीजिए। ये सैंपल साइज है। ओके, ये एक थंब रूल है। इसके अगेंस्ट अगर हम देख रहे हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, कौन सी है? अगर हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो हम एक थंब रूल के तौर पे कहते हैं कि 200 सैंपल साइज ले लीजिएगा। ठीक है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये मान के चलते हैं कि इतना सैंपल्स लेते हैं तो हमें लगभग क्या मिल जाएगा? रिप्रेजेंटेटिवनेस मिल जाएगी और हमारी स्टडी को एक अच्छी स्टडी हो जाएगी, उसकी रिजल्ट होगा वो रिलायबल रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ऐसा माना जाता है थंब रूल पे। ठीक है, दूसरा हम टेबल्स यूज करके भी इसमें कैलकुलेट करके निकाला जाता है।
तीसरा जो होता है वो कंप्यूटर यूज करके, कंप्यूटर से भी जो होती है स्टडी बता के, उस स्टडी की जो टारगेट पॉपुलेशन बता के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट मेथड है पावर एनालिसिस, है ना, ये गोल्डन मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है, ये द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, गोल्डन मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे अच्छा मेथड है किसका, सैंपल साइज एस्टिमेशन का या सैंपल साइज डिटरमिनेशन का। ओके, इस मेथड को अपन डिस्कस करेंगे, ये क्या मेथड होता है और कैसे इसमें यूज करते हैं, ठीक है। पावर एनालिसिस टू बी एस्टिमेटेड, है ना, टू एस्टिमेट सैंपल साइज एस्टिमेट करने का पावर एनालिसिस मेथड। जब पावर एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो काम आते हैं। सभी फॉर्मूलाज में ये सारे कंपोनेंट काम नहीं आते, लेकिन अलग अलग फॉर्मूलाज में ये सारी चीजें होती है वो कहीं न कहीं काम आती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज होती है, पहला जो कंपोनेंट्स है वो कौन सा है, तो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपके एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या होता है उसके अंदर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका पहला कंपोनेंट है, वो अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली जो हम चूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो चूज करते हैं वो 0.01 या 0.05, है ना, 0.05 ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करते हैं। इस 0.01 का मतलब होता है 1% और 0.05 का मतलब होता है 5%, ठीक है। ये 0.01 या 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या बताता है, ठीक है, ये बताता है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। क्या बताता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। जो सही नल हाइपोथेसिस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस मींस ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसको रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि हम स्टडी में पहले सेट करते हैं कि हमारी हम कितनी मान के चल रहे हैं, कि उसमें 5% मान रहे हैं, 1% मान रहे हैं, जितने मान रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस है ये टाइप फर्स्ट एरर को डिसाइड करती है। किसको, टाइप फर्स्ट एरर कितना होगा, कि किसी भी स्टडी के अंदर टाइप फर्स्ट एरर कितना होगा वो जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डिसाइड होता है। कि हम इतना मान के चलते हैं कि इतनी जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। जो रिजेक्ट हम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी हो सकती है रिजेक्ट हो जाए। ये कोई जो होती है ना, ये अक्कर बाई चांस होती है, नॉट बाई रिप्रेजेंट, ये बाई चांस होती है, ये हम कोई इंटरवेंशन करके इसको जो होती है वो नहीं करते, ये बाई चांस ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये चाहिए उसके अंदर, जब आप फॉर्मूला सेट लगाएंगे तो उसके अंदर एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको चाहिएगा, ठीक है। कंपोनेंट जो फॉर्मूला में आपको लगाने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे पावर एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो उस समय आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक चाहिए। दूसरा आपको उसके अंदर क्या चाहिए, पावर चाहिए। वो क्या सेट करना है, दूसरा जो होगा वो आपको क्या चाहिएगा, पावर जो जनरली होता है वो अपन क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरलाइज द स्टडी। किसी भी स्टडी को जनरलाइज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी टू जनरलाइज स्टडी। किसी भी स्टडी को जनरलाइज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी इस स्टडी में, ठीक है। ये जनरली 80 to 90% रखते हैं। कितना रखते हैं, 80 to 90% जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी जो रखते हैं अपन, इसकी पावर रखते हैं 80 to 90%। पावर जितना ज्यादा होगा उतना टाइप सेकंड एरर कम होता जाएगा। क्या होगा, पावर जितना ज्यादा होगा उतना इसका क्या होता जाएगा, पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही टाइप सेकंड एरर है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। कौन सा एरर कम होता जाएगा, टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर का मतलब टाइप फर्स्ट एरर क्या था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है,
और टाइप सेकंड एरर क्या है, ये है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्स टू रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस। जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होनी चाहिए, लेकिन फेल्स टू रिजेक्ट हो गए, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अगर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए हैं तो क्या होती है, टाइप सेकंड एरर होता है। क्या होता है, टाइप सेकंड एरर होता है। और टाइप सेकंड एरर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे डिपेंड करेगा। जितना आपका पावर ज्यादा होता उतना ही टाइप सेकंड एरर कम होता जाएगा। इसके अगेंस्ट एक और चीज, जितना टाइप फर्स्ट एरर है वो ज्यादा होगा, उतना ही टाइप सेकंड एरर है वो कम होता जाएगा। ये दोनों भी वाइस वर्सा होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पावर जो है वो आपको देखना जरूरी है। पावर जो है वो कितनी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है जनरलाइज होने की उस स्टडी के। ठीक है, पावर जो होती है वो डिटेक्टिंग सिग्निफिकेंस डिफरेंस व्हेन इट, ठीक है, होती है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को भी नोटिफाई करती है, कितना जो है एग्जिस्ट डिफरेंस कितना है उसको भी देखने में काम आता है। ठीक है, तो ये होगा पावर का। ठीक है, तो ये क्या करता है, पावर होता है वो जो होता है, जितना पावर ज्यादा होगा उतना ही टाइप सेकंड एरर होता है वो कम होता जाएगा। और टाइप सेकंड एरर का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्स टू रिजेक्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है अपन देखें, इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में जो डिफरेंस आया ना, वो क्या होती है, इफेक्ट साइज होती है। ये होती है डिफरेंस बिटवीन, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे उनका जो रिजल्ट आया है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पेशेंट पे मेडिसिन, कंट्रोल ग्रुप था उसमें जैसे एचबी को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन दी, ठीक है, और उस मेडिसिन देने के बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है वो एचबी 15 ग्राम है और कंट्रोल ग्रुप का 12 ग्राम है, तो इफेक्ट साइज क्या हो गया, 15 - 12 = 3। ठीक है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, उसकी इफेक्ट साइज होगी। तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट साइज। आपको इफेक्ट साइज भी आपको पता होनी चाहिए उस जब डेटा को आप इसमें साइज एस्टिमेट करेंगे सैंपल की। तो नेक्स्ट, इवेंट रेट और द इवेंट रेट इन पॉपुलेशन या प्रिवलेंस। किसी पर्टिकुलर बीमारी के प्रिवलेंस क्या है, उस बीमारी की पॉपुलेशन में प्रिवलेंस इन पॉपुलेशन क्या है ना, इसका मतलब क्या है ना, उसकी जो पॉपुलेशन में नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ केसेस इन पॉपुलेशन, कि उस पॉपुलेशन में इसके केस कितने हैं एट प्रेजेंट, वो क्या होती है, उसकी प्रिवलेंस होती है। फॉर एग्जांपल, लीवर डिजीज की प्रिवलेंस कितनी है, प्रिवलेंस जो होगी वो क्या देखी जाएगी, वो हमेशा उसकी रेट होगी वो 1 से कम होती है। ठीक है, 1 तो टोटल मानी जाती है, ठीक है, 1 से कम होती है। ठीक है, प्रिवलेंस को पी से आप नोटिफाई करते हैं, किसे करते हैं, पी से नोटिफाई करते हैं। तो पी जो है वो 1 से आपकी कम, ठीक है, 0 पॉइंट है ना, जो टोटल 1 तक होती है तो उसके बाद 1 से कम होती है, 0.98 हो सकती है, 0.5 हो सकती है ना, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो ये होगी प्रिवलेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये पावर हो गया, प्रिवलेंस हो गया। नेक्स्ट अगला जो है हमारा क्या था, नेक्स्ट और क्या चाहिए आपको, देन आपको चाहिए मार्जिन ऑफ एरर। क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर और प्रिसीजन। मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है, इसको डी से नोटिफाई करते हैं, एरर इन द रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इसको किससे नोटिफाई करते हैं, डी से करते हैं। इसका मतलब होता है एरर इन रैंडम सैंपलिंग। जब आपने रैंडम सैंपलिंग किया तो उस समय एरर कितना था, ये आपको जो है एरर आपको डिसाइड करके चलना होता है। ठीक है, जनरली हमें इससे 5% लेके चलते हैं। जनरली हम कितना लेते हैं, जनरली हम इसको 5% लेते हैं। कितना लेते हैं, 5%। हम जनरली इसको 5% एरर को लेके चलते हैं कि इतना जो रैंडम सैंपलिंग में हमारा एरर रहा होगा।
ठीक है, रहेगा इतना एरर। ठीक है, तो अगर जैसे किसी का प्रिवलेंस देखना था, ठीक है, अगर किसी का प्रिवलेंस 40% आ रहा है तो आप 40 प्लस माइनस 5 कर सकते हो, मीन्स 35 भी हो सकता है और वो किसी का 45% भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे आप प्रिवलेंस की जो मार्जिन ऑफ एरर जो है रैंडम सैंपलिंग में कितना एरर रहा होगा वो अपन सेट करके चलते हैं, जनरली 5% रखते हैं। देन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मीन होता है कि हाउ मच द डेटा स्कैटर्ड फ्रॉम द मीन। डेटा है वो मीन से कितना डिविएटेड है। अगर आप उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो डेटा है वो कितने सिग्मा तक क्या है वहां तक, वहां से मीन से कितने दूर तक फैले हुए। ठीक है, ये क्या है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होता है ना, फार अवे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा फ्रॉम मीन, ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा या स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा फ्रॉम मीन। मीन से कितना दूर तक स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि अपन बाद में स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा चाहिए आपको ये टेस्ट जो है आपके पास कौन सा है, 1 टेल है या 2 टेल टेस्ट आप काम में ले रहे हो। जो हाइपोथेसिस है आपकी 1 टेल है या 2 टेल टेस्ट काम में लोगे। इसमें कौन सी टेस्ट हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है या फिर नॉन डायरेक्शनल है। अगर 1 टेल होती है तो वो ये बताती है कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये लिखा होता है उसके अंदर। जबकि 2 टेल के अंदर डायरेक्शन होती है वो क्लियर स्पेसिफाई नहीं। ठीक है, तो 1 टेल और 2 टेल ये बताता है। 1 टेल का मतलब कि एक वेरिएबल के चेंज करने, मैनिपुलेट करने पे दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा या फिर, है ना, जैसे एक वेरिएबल मैनिपुलेट किया तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा या घटेगा। अगर इस तरह से चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो डायरेक्शनल है, 1 टेल टेस्ट है। लेकिन अगर पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि किस डायरेक्शन में बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, जो डायरेक्शन हमें कंफर्म नहीं होती है ना, नेचर हमें पता नहीं है दूसरे वेरिएबल की क्या होगी, क्या इफेक्ट आएगा, तो वो क्या होती है 2 टेल टेस्ट होता है। ठीक है, तो 1 टेल या 2 टेल टेस्ट। देन डिजाइन इफेक्ट मीन्स आपने कौन सी डिजाइन काम में लिए, है ना, कौन सी जो है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन कौन से लिए काम है, उस रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, फॉर्मूला चूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहां आपने 1 टेल और 2 टेल टेस्ट लिया। इस 1 टेल और 2 टेस्ट के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसकी जेड वैल्यू डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, उसकी जेड वैल्यू लेनी होती है। हम जेड वैल्यू जो होती है 1 टेल और 2 टेल टेस्ट के हिसाब से उसकी सेलेक्ट करते हैं। वो डेफिनेटेड वैल्यू होती है, टेबुलेटेड वैल्यू होती है, वो वैल्यू वहां से अपने को लेनी होती है कि 1 टेल टेस्ट है तो उसमें कितना लेना है, 2 टेल टेस्ट में अपने कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन से कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कितने % अगर अपने जो है अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने डिसाइड किया है, उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कौन से टेल का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी जेड वैल्यू अपने को चूज करनी होती है। ठीक है, तो ये उसके मेन जो होते हैं वो एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे अगर एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी कोई आपकी क्या है, अगर कोई क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, आपकी क्या है, क्रॉस सेक्शनल कोई स्टडी है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी का अगर आपको सैंपल साइज एस्टिमेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल साइज का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो Z देन 1 माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर उसका मल्टीप्लाइड बाई PQ डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देख लो आप ये क्या क्या है, पहली चीज, ठीक है, ये Z जो अल्फा Z जो लिखा है Z1 माइनस A/2 जो लिखा है, इसका मतलब होता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ, है ना, क्रिटिकल Z वैल्यू फॉर, है ना, ये होता है क्रिटिकल Z वैल्यू होता है ये ना, जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा टेल का 2 टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप जो है 1 टेल है ना, 1 टेल है या फिर 2 टेल है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा है, 1 टेल या 2 टेल है।
ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आप टू टेल टेस्ट ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, टू टेल टेस्ट ले रहे हैं, और उसमें अगर आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 99% ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल 99 होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 2.58, और अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आप 95% ले रहे हैं तो ये होता है 1.96। तो ये वैल्यू डिसाइडेड होती है, जैसे कि ये टू टेल की वैल्यू बता रहा हूं, ऐसे कैसे वन टेल की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, आपने ये निकाल लिया, ठीक है। दूसरा जो डी होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछले स्लाइड के अंदर। डी क्या है आपका, डी होता है वो मार्जिन ऑफ एरर होता है, प्रिसिजन जो हम जनरली 5% लेके चलते हैं, ठीक है। डी आपका क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर होता है। डी आपका मार्जिन ऑफ एरर होता है, जो कि सिस्टमेटिक जो रैंडम सैंपलिंग थी उसके दौरान जो एरर आ गया हो, ठीक है। पी आपका क्या होता है, प्रिवलेंस होता है। पी आपका क्या था, पॉपुलेशन के अंदर उसके नंबर्स क्या थे, प्रिवलेंस था, ठीक है। देन क्यू क्या होता है, क्यू होता है 1 माइनस पी। क्यू क्या होगा, 1 माइनस पी जो होगा वो क्या होगी, क्यू की वैल्यू आएगी। अब आपको सारी चीजें मिल गई, 1 माइनस अल्फा मिल गया आपको, 1 टेल ले रहे थे या 2 टेल ले रहे थे, तो इसके अंदर आप रख लीजिए वैल्यू, और वैल्यू से आपको डेटा होगा, वो आपको सैंपल साइज आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही सारी डिजाइन होती है, उनके लिए सबके लिए अलग अलग बनते हैं। क्रॉस सेक्शनल अलग होगा, देन आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन होगी उसके अलग होगा, ठीक है। कोड स्टडी के अलग होगा, सब स्टडीज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज सेटल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, पावर एनालिसिस, ठीक। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपल साइज। कौन कौन से फैक्टर होते हैं उस सैंपल साइज को प्रभावित करते हैं, जिनके से हमारी सैंपल साइज डिसाइड होती है कि कितनी सैंपल साइज हमें लेनी है। उसमें सबसे पहला था रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के आधार पे कैसे डिसाइड होता है। रिसर्च डिजाइन अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल है, अगर आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, तो उसके आधार तय होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लेनी है या नॉन एक्सपेरिमेंटल लेनी है, एक्सपेरिमेंटल है तो उससे आपको कम सैंपल से काम चल जाएगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल है आपको ज्यादा सैंपल्स लेने पड़ेंगे। तो सैंपल साइज आपकी डिसाइड करती है कि किस तरह से आपको जो है कितने सैंपल्स आपको लेने हैं। देन रिसोर्सेज अवेलेबल, आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं, अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो आप सैंपल साइज बढ़ा ले सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज कम है तो फिर आपको सैंपल साइज कम लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सैंपल में आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं, इतना कॉस्ट नहीं, आप जो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी आपको सैंपल साइज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज कम तो सैंपल साइज भी क्या करना पड़ेगा आपको, सैंपल भी कम करना पड़ेगा। क्लियर। नेचर ऑफ स्टडी किस टाइप की है, नेचर ऑफ स्टडी, स्टडी की क्या नेचर है, आप क्या स्टडी करना चाहते हैं उसके अंदर। नेचर ऑफ स्टडी वो लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शनल है। अगर लॉन्गिट्यूडनल है ना, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो आपको सैंपल क्या लेना पड़ेगा, आपको लॉन्गिट्यूडनल है तो सैंपल साइज छोटा लेना पड़ेगा। लंबे स्टडी करनी है लंबे टाइम तक तो सैंपल छोटा होगा। इसके अगेन अगर क्रॉस सेक्शनल है, आप पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी कर रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शनल है तो आप सैंपल साइज बढ़ा सकते हैं यहां पर, तो उसमें सैंपल साइज आपको बड़ा लेना पड़ेगा। ये उस पर निर्भर करेगा कि नेचर ऑफ स्टडी की क्या है। देन सैंपलिंग मेथड्स, आप कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं सैंपलिंग का, आप प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होती है, जहां पर रैंडम सैंपलिंग होती है, तो रैंडम सैंपलिंग में यहां पर आपको जो है कम सैंपल से काम चल जाएगा ना, यहां पर स्मॉल सैंपल चल सकता है, स्मॉल सैंपल हो सकता है ना। लेकिन अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी ले रहे हो जहां पर नॉन रैंडमाइजेशन है, तो फिर आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज साइज, आपको ज्यादा सैंपल साइज है वो लेना पड़ेगा आपको, अगर स्टडी की जनरलाइजेबिलिटी करनी है, उसकी रिलायबिलिटी बनाए रखनी है तो, ठीक है। तो ये सैंपलिंग मेथड भी अफेक्ट करता है। देन होमोजेनिटी, अगर होमोजेनिटी है, क्या है, सैंपल्स में अगर होमोजेनिटी है, होमोजीनस ग्रुप है,
तो होमोजेनिटी है तो स्मॉल सैंपल से चल जाएगा, स्मॉल चल जाएगा, स्मॉल सैंपल से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से है, हेटेरोजेनिटी है ना, तो फिर आपको सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी ग्रुप से आपको क्या लेना पड़ेगा, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसको लेना पड़ेगा, तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन एक जैसी है तो फिर आपको छोटे सैंपल से काम चल जाएगा। देन इफेक्ट साइज, इफेक्ट साइज क्या था आपने अभी देखा था, इफेक्ट साइज है कि जो रिजल्ट आता है, हमने प्रीवियस स्टडीज के अंदर देखा कि जो कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो रिजल्ट आया है वो उनके बीच में डिफरेंस है वो ज्यादा है। अगर इफेक्ट साइज बड़ा है, लार्ज है, तो सैंपल साइज छोटा चल जाएगा। अगर इफेक्ट साइज क्या है, ये बड़ा है, तो सैंपल क्या हो जाएगा, आप सैंपल साइज कम कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन इफेक्ट छोटा है तो सैंपल बड़ा रखना पड़ेगा, ये इसके अपोजिट रहेगा। देन आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहते हैं। अगर आप जितना एक्यूरेट चाहते हैं ना, जितना एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं ना, ठीक है, उतना ही सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना एक्यूरेट ज्यादा चाहिए उतना ही आपको सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। देन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आप हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस रखते हैं, है ना, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी हायर है, कॉन्फिडेंस जो है, सिग्निफिकेंस लेवल जो हायर रखते हो, तो आपको सैंपल साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, उसमें फिर सैंपल साइज भी बढ़ जाता है। अगर ग्रुप के भीतर आप सब ग्रुप्स हैं, अगर हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है और उसके ग्रुप के भीतर कुछ और ग्रुप्स हैं, अगर उन ग्रुप का अगर आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, ठीक है, सब ग्रुप एनालिसिस करना है, तो फिर सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि उन सैंपल्स का भी, जो सब ग्रुप्स हैं उनका भी एक एडिक्वेट नंबर है वो होना चाहिए। अगर आपको सब ग्रुप एनालिसिस करना है तो फिर सैंपल साइज क्या चाहिएगा, आपको सैंपल साइज बड़ा चाहिएगा, आपको इंक्रीज करना होगा। देन मेजरमेंट फैक्टर्स, मेजरमेंट, अगर जो मेजरमेंट फैक्टर मींस जो आप टूल काम ले रहे हो वो वैलिड है और रिलायबल टूल है, अगर टूल है वो वैलिड है और रिलायबल टूल है ना, वैलिड एंड रिलायबल टूल है, तो आपका सैंपल साइज स्मॉल सैंपल से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर वैलिड टूल नहीं होता है, रिलायबिलिटी उसके क्वेश्चन मार्क है ना, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है, तो फिर जो है वो सैंपल्स बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं वो आपके सैंपल साइज को प्रभावित करते हैं, इसके आधार पे आपकी सैंपल सिलेक्शंस किया जाएगा, आपको सैंपल कितना रखना है ये डिसाइड होगा, ठीक है। ये सैंपल साइज हो गया। नेक्स्ट आता है सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर जो हमने पहले डेफिनेशन के अंदर देखा था, ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ द रिजल्ट, है ना, फ्लक्चुएशन ऑफ द रिजल्ट या फ्लक्चुएशन ऑफ द मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, या फ्लक्चुएशन ऑफ द वन मीन ऑफ द वन सैंपल टू द फ्रॉम द अनदर सैंपल। तो ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ द मीन होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ मीन, फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल मीन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन। जो पॉपुलेशन मीन होता है उससे, पॉपुलेशन का एवरेज था मान लिया 65 आना चाहिए था, लेकिन जो है वो सैंपल का जो मीन है वो कभी 55 आ रहा है, कभी 75 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है। ऐसे अगर वो फ्लक्चुएट करे, या रिपीटेड आप सैंपल्स लेते हैं और हर बार सैंपल्स का जो रिजल्ट आता है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट आए, ठीक है, एक जो फ्लक्चुएशन है वो है ना, जो फ्लक्चुएशन फ्रॉम वन टू अनदर अगर वो फ्लक्चुएट करे, एक सैंपल का जो मीन है वो दूसरे सैंपल्स के मीन से क्या करे, फ्लक्चुएट करे, तो इसका मतलब क्या है, वो सैंपलिंग एरर है। क्या है वो, सैंपलिंग एरर है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, सैंपलिंग एरर के क्या कारण हो सकते हैं। सैंपलिंग एरर के अगर कॉजेज की बात करें ना, तो सब्जेक्ट जो है ना उसमें खुद में डिफरेंस हो, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या हो, खुद जो है वेरिएशंस हो, उसमें डिफरेंट हो। सब्जेक्ट्स हैव इंडिविजुअल डिफरेंस, जो सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्या होता है,
subjects have individual difference. Subjects have individual difference. ठीक है, सब्जेक्ट में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो फिर क्या आएगा, जो हर एक सैंपल्स का जो मीन आएगा ना वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर उसकी वजह से सैंपलिंग एरर आपको मिल सकता है। या फिर जो आपने सैंपल सिलेक्शन किया था वो बायस्ड सैंपलिंग थी। जब आपने सैंपल्स को सेलेक्ट किया था वो बायस्ड, आपने बायस होके जजमेंटल होके कुछ सैंपल्स थे वो चूज किए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सैंपलिंग एरर आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपने रेंडमाइजेशन नहीं किया है, लैक ऑफ रेंडमाइजेशन। अगर हम रेंडमाइजेशन नहीं करते हैं तब भी क्या मिलेगा आपको, सैंपलिंग एरर है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। या कोई सिस्टमिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर आया है कोई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सैंपलिंग एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है उसमें भी, इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसके कारण जो है वो बढ़ जाती है सैंपलिंग एरर। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सैंपलिंग एरर। ठीक है, बायसनेस कई बार क्या होता है, बायस कैसे होता है, कई बार जो होता है वो हम किसी को एक्सक्लूड करना है ये भी बायस होता है, कई बार हमें किसी शामिल करना है वो भी बायस होता है। ठीक है, तो बायस ये भी हो सकता है, कौन सबसे ठीक रहेगा इसको शामिल करना भी क्या होता है, हेल्दी यूजर बायस हो सकता है, एक्सक्लूजन बायस हो सकता है, या इंक्लूजन बायस हो सकता है कि किसको, सेल्फ को, मतलब किसको जो है हम खुद ने डिसाइड किया इसको शामिल करना है, इसको नहीं करना है, या ये हमारे लिए ठीक रहेगा। इस टाइप की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, बायसनेस कहलाती है। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम ऑफ सैंपलिंग। जब सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सैंपलिंग में पहली चीज आती है सैंपलिंग बायस आता है या सैंपलिंग एरर आता है। ठीक है, तो सैंपलिंग में एक क्या आता है, इसकी प्रॉब्लम क्या आती है, सैंपलिंग एरर आता है। जो अभी अपन बात कर चुके हैं कि सैंपलिंग की प्रॉब्लम क्या आती है, सैंपलिंग की प्रॉब्लम एट लास्ट क्या निकल आ सकती है, एक सैंपलिंग एरर होता है वो आ सकता है। दूसरा, आप जो सैंपल्स ले रहे हो तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस हो सकता है। क्या हो सकता है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस हो सकता है। क्या हो सकता है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। जो सैंपल्स आपने चूज किए हैं वो आपकी उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस है। तो ये स्थिति उसके साथ हो सकती है जब आपने सैंपल्स चूज किए हैं तब। फिर डिफिकल्टी इन सैंपल साइज एस्टिमेशन, कितना सैंपल चाहिए उसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है। डिफिकल्टी इन सैंपल साइज एस्टिमेशन, सैंपल साइज एस्टिमेशन, कितना सैंपल साइज रखना है इस स्टडी के लिए एप्रोप्रिएट होगा, उसमें मिस्टेक हो सकती है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। या और प्रॉब्लम हो सकती है कि सैंपलिंग प्रोसेस की जानकारी नहीं हो, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग करनी कैसे है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं हो, लैक ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज किसके बारे में, सैंपलिंग प्रोसेस के बारे में। सैंपलिंग की जो प्रोसेस है, अबाउट सैंपलिंग प्रोसेस, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तब भी सैंपलिंग में प्रॉब्लम होगी, सैंपलिंग हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, उचित तरीके से नहीं कर पाएंगे। नॉलेज है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। आप सैंपल्स भी लेना चाहते थे, आप बड़ी स्टडी भी करना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उन सैंपल्स तक पहुंचने का, तो फिर क्या आएगा, सैंपलिंग में प्रॉब्लम आएगी। हम सैंपल्स फिर कन्वीनियंट लेंगे, हम सुविधा के हिसाब से छोटा सैंपल लेंगे, ठीक है ना। तो फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज भी सैंपलिंग के प्रोसेस को प्रभावित करती है, सैंपलिंग में प्रॉब्लम करती है, ठीक है। लैक ऑफ कॉपरेशन, सैंपल्स ले लिए लेकिन कॉपरेशन नहीं मिला, लैक ऑफ कॉपरेशन। जिन सैंपल्स को आपने चूज किया वो आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं अब स्टडी के दौरान, तो फिर स्टडी आपकी प्रभावित हो जाएगी, जो कॉपरेशन नहीं होगा जिसकी सैंपल्स की वजह से, इसकी वजह से हमारी स्टडी प्रभावित होगी। लैक ऑफ सैंपल फ्रेम्स,
फ्रेम नहीं है, लैक ऑफ सैंपल फ्रेम अवेलेबल। जो पॉपुलेशन फ्रेम जो है, अगर कोई पॉपुलेशन फ्रेम इन लार्ज पॉपुलेशन, फॉर लार्ज पॉपुलेशन, अगर कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है फॉर लार्जर पॉपुलेशन, तो उसके लिए कोई फ्रेम अवेलेबल नहीं है, जो संख्या है, नंबर है, वो नहीं पता, फिर उसमें से आप रेंडमाइजेशन नहीं कर पाते हो, तो वहां भी क्या आता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लैक ऑफ जो आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम है अवेलेबिलिटी की वजह से, नहीं अनअवेलेबिलिटी की वजह से। ठीक है, एंड देन लास्ट वन, द कैजुअल अप्रोच, कैजुअल अप्रोच ऑफ रिसर्चर। जो रिसर्चर है ना, वो इसको कैजुअल अप्रोच मींस जो है सीरियस नहीं लेता, क्या ठीक है कोई बात नहीं, कितने हैं तो ठीक है ले लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो उसमें इसको क्या कहता है, वो बहुत सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेता, सैंपल साइज कितनी रखनी है, कौन सा मेथड रखना है, इसका अगर कैजुअल अप्रोच है, उसके प्रति सीरियस अप्रोच नहीं है, तो फिर सैम्पलिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था। ठीक है, जो इसमें हमने आज जो देखा वो क्या क्या था। ठीक है, जो आज हमने जो डिस्कस किया है, यहां से हमने बात की थी कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए, इसके जो मेथड्स थे, इसमें थंब रूल मेथड, यूजिंग टेबल्स, यूजिंग कंप्यूटर एंड पावर एनालिसिस। इंपॉर्टेंट पावर एनालिसिस जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद इसके कंपोनेंट्स, देन उसको मेजर कैसे करना है, उसका एक क्रॉस सेक्शनल का आपने एक फॉर्मूला भी दिया, देन कौन से फैक्टर हैं जो सैंपल साइज को अफेक्ट कर रहे हैं, देन सैम्पलिंग एरर क्या है, एंड देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सैंपल्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, सैंपल साइज एस्टिमेशन, प्रॉब्लम इन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, सैंपल साइज एस्टिमेशन की सारी चीज़ें हमने पिछले 4 सेशन के अंदर सारी चीज़ें कवर की है। थैंक यू वेरी मच।